दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह में आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं नॉर्थ अमेरिका की इस सिटी से, जो शायद आप लोगों को काफी फैमिलियर लग रही होगी। और इससे पहले कि मैं इस सिटी का नाम बताऊं, आप में से काफी लोग इसे ऑलरेडी गेस कर ही चुके होंगे। जी हाँ, मैं हूं एक बार फिर से वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कनाडा की क्यूबेक प्रोविंस की लार्जेस्ट सिटी मॉन्ट्रियल में। हालांकि मैं कुछ ही दिन पहले इसी शहर में था, लेकिन मैं सुबह से इस शहर की सड़कों में भटक रहा हूँ, इनके आर्किटेक्चर को, इनकी स्ट्रीट्स को, जो कि काफ़ी थेरेपेटिक है, को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इन मूरल्स को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। म्यूजियम ले फ्यूजिलियर मॉन्ट्रियल। अब डिस्कस कर लेते हैं कि मैं इधर दोबारा पहुंचा कैसे। फिलहाल साल 2026 का जून का महीना चल रहा है और इस साल में लगभग एक सवा महीना अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और देशों में रहा। साल की शुरुआत में जनवरी फरवरी में थाईलैंड, फिर उसके बाद इंडिया, फिर मार्च अप्रैल में जापान, फिर अप्रैल मई में यूएस, और यूएस से फिर मैं बड़ी ही रिसेंटली 15-16 दिन पहले आया था कनाडा की इस फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस क्यूबेक में। और जैसा मैंने कहा कि मॉन्ट्रियल को ढंग से एक्सप्लोर करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गया यूरोप, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, जिधर मैंने तकरीबन 8 दिन बिताए। और पहली बारी मैंने पेरिस सिटी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई। हालांकि मैं पहले काफी बार गया हूँ पेरिस, लंबी ड्यूरेशन के लिए भी रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी। और अब मैं आज की वीडियो कोई ज्यादा स्ट्रेच नहीं करने वाला, दोबारा कोई मैं इन सिटीज में कंपैरिजन नहीं करने वाला, क्योंकि आप लोग जैसा जान ही गए हो, समझ ही गए हो, पेरिस इज अ मच लार्जर सिटी। और अब की बार इधर आने का मेरा मकसद दोबारा से इस सिटी को डिटेल में एक्सप्लोर करने का नहीं था। मैं इधर सिर्फ एक ही दिन के लिए आया हूँ और कल मैं यहाँ से फ्लाइट लेके पहुंचूंगा यूएस सैन फ्रांसिस्को अपने भाई के पास। मैं इतनी सारी फ्लाइट्स कैसे बुक करता हूँ, ट्रिप्स कैसे प्लान करता हूँ, ये मैं आपको बाद में एयरपोर्ट चल के भी बताऊंगा। तो आज की मेरी वीडियो का मोटिव क्या है? दरअसल कोई मोटिव नहीं है। ट्रैवल के बीच में जो सब काम करने होते हैं, आज मैं उनमें से कुछ काम करूंगा। ये जो एरिया है, इस एरिया को एक्सप्लोर करूंगा, प्लेटो को। मैं काफ़ी एरियाज में घूमा हूं, मॉन्ट्रियल मैंने काफ़ी अच्छे से देखा है, पर ये रीजन, ये नेबरहुड इतना अच्छे से नहीं देखा। इसको मैं घूमने वाला हूँ, थोड़ा सा और सिटी को देखने वाला हूँ। देखो कितना कलरफुल सा, वाइब्रेंट सा, आर्ट्सी सा नेबरहुड है। काफ़ी बोहेमियन वाइब्स आ रही है यहाँ पे। इनफैक्ट मेरा तो आज वीडियो बनाने का कोई मोटिव भी नहीं था, मैं बस टहल रहा था और काफ़ी मज़ा आ रहा था इस सिटी को बिना फिल्म करे एक्सप्लोर करने में। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा अपना मज़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेता हूँ और आप लोगों के साथ भी ये दिन शेयर कर लेता हूँ। देखो, मतलब फुल ऑफ कैफ़ेज़, बुक स्टोर्स, खाने की ईटरीज, और आज मौसम भी बढ़िया है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला नेबरहुड ना। काफ़ी ही बाइलिंगुअल सिटी है मॉन्ट्रियल, और मतलब खूब सारे यहाँ पे आपको, स्पेशली इस नेबरहुड में जो मैंने नोटिस करा, इस तरह के खूब सारे बुटीक्स देखने को मिलेंगे, डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट। मतलब मुझे ओल्ड मॉन्ट्रियल भी काफ़ी पसंद आया था जब मैं पहले इधर आया था। डाउनटाउन इतना खास नहीं लगा था। अभी फ़िलहाल मैं इधर आया हूँ इनकी एक पॉपुलर ईटरी पे जाने के लिए, जिसका नाम है श्वार्ट्ज़ डेली। और ये रही सामने श्वार्ट्ज़ डेली, जिधर मैं इनका पॉपुलर पुटीन खाने आया था। लेकिन इधर तो लाइन लगी हुई यार, शायद फंस गए क्या? ये मशहूर चीज़ों के चक्कर में हर बार अपन लाइन में फंस जाते हैं। जो लोग अकेले थे उनको इसमें लाइन, सिंगल लाइन में लगा दिया। बोले छोटी थी लाइन, बोले आपको अंदर बिठा देंगे पहले बाहर वाले टेबल पे। भाई सारे अंदर चले गए मेरे अलावा, अकेले का बोल के बाहर बसना ही रह गया। बड़े ग्रुप से बिठा दिए, बड़े टेबल्स जो भी अवेलेबल थे। थैंक यू। वन मीडियम। ये भाई इनका मेन्यू, तरह तरह के स्मोक्ड मीट सैंडविचेस, और ये मैंने मंगा लिया पुटीन वेज, फ्राइज, सॉस और चीज़ है। जो इनका स्मोक्ड मीट सैंडविच है वो चिकन का नहीं था, बीफ का ही था। ये भाई जो खाने लग रहा है, फिर मैंने ये पुटीन ही मंगवा लिया। How's your sandwich? Did you like it? A lot of meat. A lot of meat, yeah, I can see. No vegetable. How is yours? It's pretty good. Which one do you think sounds more polite? The Quebecois French or the French French? Yeah, maybe Quebecois. Quebecois, yeah? Yeah, because I think the people also smile more than Right. us, you know. Do they? Yeah, French Quiet. people, yeah. Yeah, French people. They're- in Paris especially. In Paris especially, yeah. Hardly smile. They're not the friendliest. When you speak French here in Quebec, do they easily recognize that you're not from here and you're from France? I think so. Yeah. I think so. Yeah.
I think it's such a North American thing that people would look at you and smile, ask you how a day was. Yeah. It doesn't happen in Europe, especially Paris. Yeah. I mean, I flew. I came to Vancouver first. Did you? 10 Okay. days ago. Okay. And I was very surprised to see the people, asking me, "Oh, how's it going? How are you?" I didn't know what to That's answer. weird in Europe. Yeah, no, we don't have that in France. Never. Yeah. And obviously in Paris, if you say bonjour to someone, they will look at you. That'll be creepy. Yeah. Creepy. I mean, switching between these cultures is difficult for me. Like yesterday I was in Paris and there's no tips there, and today I'm in North America. And suddenly I got a coffee and a croissant this morning, and they offered me how much do I want to tip, Yeah. which I wasn't doing until yesterday. Yeah, sure. So it's just so different between North America and Europe. I had no idea we had to tip. It's the same. Exactly, yeah. That's very strange. It's like, I would tip like 5-10%, but that's rude here. If yeah. Probably like sometimes the minimum is 15 or... Yeah. I was in Japan a few months ago, and it's very rude there if you tip. They get aggressive if you try to tip them. They just think that it's just not part of the culture there. They find it very, very rude if you tip them. So it's interesting how, I mean, we all human beings are so different geographically. So how is it in India? It's not a necessity in India. If you tip, it's okay. If you do not, it's okay. They don't expect you to tip. If you do tip them, that's a bonus for them, but it's not expected ever. Yeah. I'll get him covered as well, both of us. No. Please, next time. There won't be a next time. There will be a next time. That's generous. No, I enjoyed your company. It was fun talking to you. Lovely. Let's take a picture. Inside? Okay, yeah. So yeah, I'm gonna head out, go to the hairdresser, get some cash for the tip. Yeah. Nice meeting you, Peter. Enjoy. Yeah. Enjoy your time in Montreal. खा लिया भाई पुटीन, स्वाद आया। अंदर भाई मिल गया था एक फ्रांस का ही, बोर्डो का। लाइन में हम इकट्ठे लगे हुए थे, वो भी अकेला आया हुआ था। भाई सड़क पे देखो कितने म्यूरल्स है यार, कितने यूनिक से। मतलब हर गली में, किसी भी गली में घुस जाओ, सिमिलर सी मिलेंगी। सिमिलर सी मिलेंगी, और ये इस तरह के म्यूरल्स मिलेंगे दीवारों पे। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, आर्किटेक्चर कितना यूनिक सा यार। मतलब स्टेयरकेसेस है, और मतलब देखो ऊपर वाले फ्लोर का भी स्टेयरकेस इधर से ही है, मतलब सेकंड फ्लोर की एंट्रेंस भी यहीं से हो जाएगी। ये देखो होटल दू व्हील जो पेरिस में भी था। इस नाम से यहाँ पे एवेन्यू है। ये देखो अगर आप डिटेल्स नोटिस करोगे तो आगे छोटे छोटे फ्रंट यार्ड्स भी है, जो कि एक बहुत ही नॉर्थ अमेरिकन चीज़ है। और ये स्टेयरकेसेस है मेटल के ऊपर चढ़ने के, ट्रिप्लेक्सेस है सारे। देखो 3 फ्लोर, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। मोस्टली बिल्डिंग्स ट्रिप्लेक्सेस है यहाँ पे सारी, जो भी आप देखोगे। और आगे पोर्च है, ये बालकनी है छोटी सी बैठने की, ठीक है। और मतलब देखो कितने क्रिएटिव से है सारे मकान, है ना। मतलब अलग ही खूबसूरत है सबकी। और यहाँ पे ब्रिक हाउसेज भी दिखेंगे क्योंकि नॉर्थ अमेरिका है। जबकि पेरिस में क्या होगा, यहाँ पे 3 स्टोरी की बिल्डिंग्स है, पेरिस में क्या होगा 5-6 स्टोरीज़ की होंगी, स्टोन फसाड्स होंगे या फिर लाइमस्टोन की बिल्डिंग्स होगी, और काफ़ी यूनिफॉर्म होंगी पेरिस में। यहाँ पे देखो सबके कलर्स भी अलग अलग है। और सड़क देखो एकदम सीधी है, जैसे आमतौर पे नॉर्थ अमेरिका में होता है। यूरोप में या पेरिस में इन जनरल थोड़ी सी कर्व्ड है सड़कें, घूमती हुई। इधर ऐसा नहीं है। और पेरिस में आप देखोगे, यूरोप में आप देखोगे तो कॉमन एंट्रेंस होगी पूरी बिल्डिंग की। एक साथ बिल्डिंग में घुस गए और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर पे जाने के लिए अंदर घुसे बाद आप जाओगे। यहाँ पे बाहर से अलग स्पाइरल से स्टेयरकेसेस बना रखे हैं, जो कि बहुत यूनिक है। मतलब यूरोपियन वाइब दे रहे पूरी मॉन्ट्रियल, लेकिन साथ ही साथ अपनी नॉर्थ अमेरिकन आइडेंटिटी भी मेंटेन कर रहा है, जो कि बहुत यूनिक लगती है मेरे को इस शहर के बारे में। हर कुछ ही मीटर्स पे यहाँ पे आपको बेंचेस मिलेंगे बैठने के लिए, या जैसे छोटे छोटे पार्क्स मिलेंगे जहाँ भी आपको बैठना हो। क्योंकि कनाडा देश इतना बड़ा है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जनरली भी आपको बड़े बड़े अपार्टमेंट्स ही देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू बिगर यूरोपियन सिटीज़। और मतलब मैं यूं बिल्कुल नहीं कहने लग रहा कि मेरे को पेरिस का आर्किटेक्चर पसंद नहीं है या फिर पेरिस में बिल्डिंग्स खूबसूरत नहीं है, बल्कि इनफैक्ट पेरिस के बारे में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ों में से एक उनका आर्किटेक्चर और बिल्डिंग्स ही है। कैसे सिटी के थ्रू आपको हाउसमैन इन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, इतनी डिटेल्ड उनकी वॉल्स होंगी, बालकनीज होंगी। लेकिन ये ना मतलब थोड़ा अनकन्वेंशनल ज़रूर है, पर बहुत ही मन लगाए रखता है ना। मॉन्ट्रियल में जब ऐसे सड़कों पे चलते हैं, रंग बिरंगे से, ये क्रिएटिव से घर से, पता नहीं भाई इसकी अलग ही एलिगेंस है। ये देखो मतलब जनरली आप इमेजिन नहीं करोगे ऐसे ऐसे रंग घरों में। यहाँ पे सारी तरह के मिक्स एंड मैच है और सुंदर लगते हैं भाई। मतलब जिस तरह पेरिस में ले मरा और सान जर्मैन दे प्रे नेबरहुड्स थे, उसी तरह मॉन्ट्रियल में ये है प्लाटो। हालांकि ये टूरिस्ट ही नहीं है, कम टूरिस्ट ही है काफ़ी, डाउनटाउन से, ओल्ड मॉन्ट्रियल से कंपेयर करोगे तो।
पर देखो कितना वॉकेबल, एकदम शांत, कलरफुल सी कुर्सियाँ, बालकनीज और वही क्यूट क्यूट से घर। मतलब मोस्टली घर आपको मॉन्ट्रियल में ऐसे ही दिखेंगे। सुबह मैं जिस जगह पे कॉफ़ी पीने गया था दोबारा उसी पे जा रहा हूँ, वो सामने जो है लू क्लब के नाम से। कॉफ़ी पी ली भाइयों, निकलते हैं अब यहाँ से। यहाँ से नज़दीक ही दिखा रहा है एक नाई, अरे उस पर चलते हैं, थोड़े से बाल कटवा लूँगा। ये रहा नाई मेरी। Param, yeah. Nice to meet you, bro. Thank you, Mahdi. Appreciate it. See you. Ciao. लो भाई, बाल कटवा लिए। मोरक्को का था वो भाई, कैसाब्लांका का। हालांकि मैंने कहा था उसे फेड वेड मत करियो, पर पता नहीं क्या कर ही दिया है। बोला है लो टेप पर फेड है, ये थोड़ा सा कर दिया। माँ चल कोई नहीं। 60 कैनेडियन डॉलर खर्चा आया बाल कटवाने का, जो कि अपने भारतीय 4100 रुपये है शायद। इतना महंगा नहीं है, क्योंकि टिप के साथ था ये। यहाँ पे टिप भी देनी पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में। अब हम यूरोप में नहीं है, मतलब वही है, मॉन्ट्रियल इतना महंगा नहीं है। यूरोप से इसे कंपेयर करोगे पेरिस जैसी सिटी से तो सस्ता ही फील होता है। और इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका में भी न्यूयॉर्क से कंपेयर करोगे तो सस्ता ही है मॉन्ट्रियल। पर इंडिया से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप लोग सोचोगे अरे यार 4000 के बाल कटवाए। लेकिन दुनिया भर की बाकी बड़ी सिटी से कंपेयर करोगे ना, वेस्ट की, तो इतना कोई महंगा नहीं है। ये सड़क मुड़ते ही मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा एक बार तो कि मानो मैं डाउनटाउन की तरफ जाने लग रहा हूँ। डाउनटाउन वाली रोड पे आ गया मॉन्ट्रियल की। लेकिन ये लिटिल पोर्टुगल के नज़दीक वाला एरिया है। इधर लिटिल इटली, लिटिल पोर्टुगल, इस तरह के इलाके हैं। इस स्ट्रीट पे भी शायद मैं पहले नहीं आया यार। काफ़ी रौनक है इस पे इस समय। क्या बिल्डिंग है, बिल्कुल हरी पत्तों से घिरी हुई। ये एवेन्यू मॉन रॉयल है, यानी कि माउंट रॉयल, जो इनकी हाईएस्ट पीक है, पहाड़ है यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल सिटी में, जिसके नाम से मॉन्ट्रियल का नाम पड़ा था, माउंट रॉयल। देखो कनाडा का झंडा और आइस हॉकी के प्लेयर की पेंटिंग दीवार पे। रोड बिल्कुल बिजी जैसा मैंने दिखाया, लोग सैर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, धूप का मज़ा उठा रहे हैं, घूम रहे हैं। मेरे को तो इस सड़क पे एक ये एक्सेसरीज और कपड़ों की दुकान दिखी थी गूगल पे, जो मेरे को सही लग रही थी, तो इस पे जाने के लिए आ गया मैं इधर। बुटीक बबल्स। फिर ये तो लड़कियों की लग रही है यार, नहीं लड़कों के भी है। बैग लेना था दोस्तों, एक साइड बैग, ये सही लगा मुझे, क्योंकि वैसे ट्रैवल तो मैं करता हूँ बड़ा बैकपैक लेके, लेकिन जब शहर में घूमना हो तो छोटा बैग चाहिए होता है, तो उस हिसाब से सही है। And then I walked for like 25 minutes or something just to get here to get a tote bag. Unbelievable. Yeah. You see, this is part of just work ethic. Yeah. Working hard, not even Yeah. realizing Yeah. all of that small stuff. Exactly. But I guess it adds up. Yeah, no, I wasn't just randomly walking. I found out about the place and then I was like, yeah, I'm gonna go here to buy a bag. That's amazing. This looked amazing, and then I saw the reviews and everything. I made sure you guys have tote bags. And then, yeah, I was like 25 minutes away or something. I wasn't randomly walking here. That's so cool. But you don't look 48 at all, man. I'm so jealous. I'm gonna be 30 next year, and you look like younger to me somehow. You try not to worry too much and have good heart. बढ़िया दुकान थी भाई। ये भाई यहाँ पे आए थे 1995 में, मोरक्को से है। कह रहे थे 30-35 साल हो गया है, और 22 साल से ये बिजनेस है इनका, ये दुकान है। बैग लेने के अलावा 20-25 मिनट हमने बातें करी है सिर्फ। तो मतलब जिन दिनों मैं फिल्म नहीं कर रहा होता ना, मैं यही सब कर रहा होता हूँ, जो थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग वीडियो में देख रहे हो। और मेरा फेवरेट पार्ट ट्रैवलिंग का यही है, लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, उन्हें जानना, लोगों के पर्सपेक्टिव्स, उनकी साइकोलॉजी, थिंकिंग समझना, उनके देश के बारे में, उनके कल्चर के बारे में और जानना। और आमतौर पर मुझे काफ़ी चीज़ें उनके बारे में, उनके कल्चर, सिटी, शहर, खाने के बारे में पता ही होती है, जिससे वो आइस ब्रेक बड़ी आसानी से हो जाती है। सड़क और बिजी होती जा रही है, शाम का समय हो गया ना, तो भाई कुछ ऐसी ज़िंदगी होती है मेरी। कुछ खा पी लिया, जिम चले गए, लोगों से मिल लिए, कुछ छोटा मोटा खरीद लिया, टाइम पास कर लिया, काम कर लिया पुराने वीडियोज़ का। ये देखो बाहर बैठे हुए लोग, बिस्तरोज है इधर। ये सब अपन पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, पर दूसरे पार्ट में मॉन्ट्रियल के। इस पार्ट में अपन नहीं आए थे, प्लेटो में। और मतलब जैसा मैंने कहा, मज़ा आता है यार चलने में इधर ना। ये देखो दोबारा एक मुरल। चलो दोस्तों, टाइम टू हिट द जिम। पास में मैंने एक जिम देखा है, वहाँ चल के डे पास लेते हैं अपन। इस तरफ है। डे पास लिया मैंने, आप लोगों ने देखा जैसे 18 कैनेडियन डॉलर का था, उसमें टैक्स ऐड हो गए 20 कैनेडियन डॉलर के करीब कटे हैं। अपने भारतीय की 1300-1400 रुपये, इतने का ही होता है डे पास जनरली। चलो भाई, क्विक सेशन हो गया अपना अपर बॉडी का।
सही थकावट होगी। अब चल के उठाते हैं अपनी बिक्सी, अपनी तो क्या मतलब साइकिल, जो कि यहाँ पे बिक्सी कंपनी की चलती है। हाँ ये देखो सारी बिक्सी है, इनमें से कोई साइकिल उठाते हैं और चलते हैं हॉस्टल आराम करने। ये था बाइक का QR कोड और ये अनलॉक होगी। गेम जैसी आवाज़ आ गई, इसमें आ जाना है। Do you know how do I take it out? Is it already unlocked? Do you have the app? I did scan it. Okay, it might have been that noise you heard might have been it relocking. If Oh, you damn. unlock it in like Got 10 it. seconds, Thank you. लो भाई होगी अपनी अनलॉक। दोबारा लॉक हो गई थी, फिर साथ में लड़की थी, इसने मदद करी फिर से अनलॉक करने में। इलेक्ट्रिक है यार ये। पिछले कितने घंटों में मैंने पेरिस में भी साइकिल चला ली, मॉन्ट्रियल में भी चला ली। 24 से थोड़े ज़्यादा हुए होंगे, हाँ 24 से तो ज़्यादा हो गया अब। ओ भाई साहब, और वो ढलान है भाई फुल तेज, ब्रेक मार रखे और एक हाथ में फ़ोन है ऐसा पलटूंगा, स्टॉप ही मारता हुआ हूँ मैं 2-3 बारी, अगर गिर गया तो। ये आ गई ब्रो पार्किंग अपनी बिक्सी बॉय की। चल थोड़ा माइनस कर दिया, गुड बॉय। हॉस्टल में आ गए, अपना रूम है 114, बेड नंबर है 2। दोस्तों हॉस्टल में अगली सुबह हो गई है और ये है अपना ब्रेकफास्ट, बेगल्स जो कि मॉन्ट्रियल के मशहूर है। एक तरफ चीज़ ब्रेड, एक तरफ पीनट बटर लगा दिया, इसमें दोनों तरफ चीज़ लगा रखा है, साथ में सेब, दूध और जूस, दोनों चीज़ें एक साथ। लो भाई दोस्तों, एक नई सुबह में स्वागत है और फिलहाल चल रहे हैं अपन मॉन्ट्रियल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए अमेरिका की। मैंने ऊबर ऑर्डर कर दिया है, मतलब आएगी है ऊबर, वो रही सड़क के दूसरी साइड। बैग रखते हैं, अब की बार बैक पैक नहीं है मेरे पास, ये वाला बैग लेके घूम रहा हूँ। मेरी फ़्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ सही 2:20 पे और अभी वक्त हुआ है सुबह के 11:30। आज गर्मी हो रखी है मॉन्ट्रियल में भयंकर, 28 डिग्री टेम्परेचर है, धूप निकली हुई है। पेरिस है तो ठंडा ही है। पिछले हफ्ते पेरिस में जो हीट वेव थी यार, कभी नहीं भूलूंगा थैंक यू, मर्सी बकू। मॉन्ट्रियल में शायद ही मेरी किसी आखिरी इंसान के साथ इंटरेक्शन थी और फाइनली कोई एक ऐसे इंसान मिले जिन्हें सिर्फ फ्रेंच आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। सभी लोग बायलिंगुअल थे। मॉन्ट्रियल काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन है, इवन दो क्यूबेक प्रोविंस की लार्जेस्ट सिटी और क्यूबेक की ऑफिशियल एंड ओनली लैंग्वेज फ्रेंच है। सभी लोग फ्रेंच बोलते हैं इस पूरी प्रोविंस में, लेकिन मॉन्ट्रियल ऑन दी अदर हैंड इज़ क्वाइट बायलिंगुअल। इधर लोग इंग्लिश और फ्रेंच में काफ़ी अच्छे से स्विच करते हैं। ये यूनाइटेड अपनी 600 से 634, इधर कितना है 658 है इधर। तो चलते हैं, चलो। बैग ड्रॉप ऑफ तो नहीं करना, वैसे अपना एक केबिन है, पर इनके पास जाऊँगा तो क्या बताइए, खुद से कह दे कि मैं आपको फ्री में चेक इन कर देंगे आपका केबिन बैग। ऐसा ही करते हैं। इन्होंने सेल्फ चेक इन मशीन्स लगा रखी थी और ना दूर से ही मैं देख रहा था यूनाइटेड के काउंटर्स पे, 2 काउंटर्स पे लड़कियां थी 2, और ना मैंने नोटिस कर लिया था दोनों आपस में कुछ गॉसिप कर रही थी मेरी तरफ देख देख के बार बार। तो मैं समझ गया था अगर इनके पास चला गया ना, मेरा बैग चेक इन कर देगी और ओवरवेट है फिर भी जाने देगी, सीट भी शायद बढ़िया दे देगी। पर इतनी देर में ना एक और लेडी, वो बड़ी एज की थी, वो आ गई मेरे पास चेक इन मशीन्स। मैं बोला कि ये ना काम नहीं कर रहा, आप मेरे को उधर कर दो। बोली हाँ हाँ ठीक है आ जाओ। उम्मीद कम थी मुझे कि ये मेरा बैग चेक इन कर देगी, वज़न भी ज़्यादा था, पर वो भी बड़ी स्वीट थी। बैग का वेट उन्होंने मेजर नहीं करा, सीट भी मुझसे पूछी कौन सी सीट चाहिए, फिर विंडो वाली सीट दे दी। बोर्डिंग पास मैंने अब ले लिया। बाकी बोर्डिंग पास अपने को मिल गया और इससे पहले कि बोर्डिंग गेट पे चले, एक बारी थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं शांति से। अब दोस्तों, मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि इस साल मैं कितने अलग अलग देशों में रहा हूँ और पिछले 10 दिन तो मेरी लाइफ के कितने ज़्यादा हैपनिंग रहे हैं, कितनी फ़्लाइट्स मैंने ली है। पहले मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क आया और न्यूयॉर्क से फ़्लाइट लेके पेरिस पहुँचा, पेरिस से फ़्लाइट लेके मॉन्ट्रियल आया और अब मॉन्ट्रियल से फ़्लाइट लेके सैन फ्रांसिस्को जाने वाला हूँ और आने वाले दिनों में सैन फ्रांसिस्को से फिर न्यूयॉर्क या फिर अपनी आगे की डेस्टिनेशंस। और मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था कि कैसे ये
सारे मेरे ट्रिप्स प्लान करने में और ये फ्लाइट्स बुक करने में मेरी स्काई स्कैनर बहुत मदद करता है। बेसिकली स्काई स्कैनर एक ऐप है जो आपको हैंड पिक्ड प्राइसेस ढूंढ के देता है, ट्रस्टेड एयरलाइंस और बुकिंग साइट्स के प्राइसेस को कंपेयर करके। स्काई स्कैनर का जो ड्रॉप्स फीचर है वो आपके नियर बाय एयरपोर्ट के फ्लाइट प्राइसेस को अलग अलग डेट्स पे ट्रैक करता है। बेसिकली ये उन फ्लाइट्स को हाईलाइट करता है जिनका प्राइस पिछले 7 दिनों में 20% या उससे ज्यादा गिर चुका हो। तो जैसे ही ऑफर्स दिखे आप बिना देर करे फ्लाइट्स बुक कर सकते हो। तो अगर आप भी अपनी नेक्स्ट ओवरसीज जर्नी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल स्काई स्कैनर ऐप ऑन योर फोन्स। ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है और लिंक्स मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलो चलते हैं अब अपना सिक्योरिटी और इमिग्रेशन कराते हैं और फाइनली फ्लाइट बोर्ड करते हैं। अमेरिका के डिपार्चर्स भी अलग है, हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट लेता है अमेरिका। चलते हैं अब डिपार्चर में। गेट अपना 82 है शायद। भाई साहब अभी मेरे साथ 2 ऐसी चीज़ें हुई जो मेरे साथ अभी तक पहले कभी नहीं हुई इंटरनेशनल ट्रैवल में। अभी बताता हूँ यार, मैं बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था ये चीज़ भी होगी। सबसे पहले तो आपने देखा मैं चेक इन काउंटर्स पे गया, चेक इन काउंटर बिल्कुल खाली पड़े हैं। मतलब फ्लाइट ऑब्वियसली इतनी क्राउडेड नहीं होगी, लेकिन यूएस के लिए इन्होंने चेक इन गेट्स भी अलग से बना रखे हैं कि भी यूएस वाले काउंटर्स इधर है, यूएस के डिपार्चर्स इधर है। हर चीज़ में इनकी लाइन्स तो रहती है यूएस और कनाडा की। अब मैं चेक इन काउंटर्स पे गया जो कि बिल्कुल खाली थे, मुझे बोर्डिंग पास मिल गया और उसके बाद ऑब्वियसली क्या प्रोसेस होता है, आप सिक्योरिटी पे जाते हो, इमिग्रेशन कराते हो और उसके बाद आप बोर्डिंग गेट्स की तरफ जाते हो फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। अब ऐसे ही मैं गया सिक्योरिटी की तरफ और सिक्योरिटी पे जाती मैं चौंक गया, बिल्कुल खाली पड़ी सिक्योरिटी। मतलब जिस तरह चेक इन काउंटर्स में मेरे अलावा कोई नहीं था, सिक्योरिटी वाले एरिया में भी मेरे अलावा कोई नहीं था। और जनरली एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे इतनी भीड़ होती है, सब जल्दबाजी में होते हैं, बैग रख रहे, आगे चढ़ रहे, एकदम से ट्रे उठा रहे। मतलब एक जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो मेरे पास आगे मेरे से पूछने लग रहे हैं बाकायदा सवाल। मतलब वो अफसर इतने प्यार से आगे मेरे को चीजें बोलने लग रहे हैं कि जूते उतार दो, बेल्ट उतार दो। और लैपटॉप जब मैंने निकाला ना, पूछा लैपटॉप है, मैं बोला हाँ है, निकाल रहा हूँ। जब वो निकाला तो उसके ऊपर ऐसे ट्रे पे सेट कर रहे हैं, प्यार से जचा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका ट्रिप अच्छा हो, जेबें खाली है ना, एक बार देख लो दोबारा जेब में कुछ तो नहीं है। मतलब आराम से बात करने लग रहे। इतनी फुर्सत कहाँ होती है, इतना टाइम कहाँ होता है वो सिक्योरिटी कराने के टाइम। लेकिन भाई बिल्कुल खाली, मैं इकलौता था तो आराम से बात मार रहे हैं। एनीवे, अब जो दूसरी चीज़ हुई मेरे साथ वो काफ़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अगर मैं कनाडा से यूएस फ्लाई करूँगा तो सिक्योरिटी के बाद मेरा कस्टम्स और इमिग्रेशन यहीं पर हो जाएगा। मुझे नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। मुझे था कि भी यहाँ से मैं फ्लाई करूँगा, अमेरिका लैंड होगा, वो मेरे से सवाल जवाब करेंगे कि भी यहाँ पे कहाँ रुकोगे, कब जाओगे, कितने दिन के लिए आए हो, ये दिखाओ, एड्रेस बताओ। ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड थी कि वहाँ पे होगी। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी बेल्ट जैसे ही मैंने क्रॉस सामने बोर्ड था कस्टम्स का। मैं सोच रहा था कि भी कस्टम्स हो सकते हैं, कनाडा वाले पूछ रहे हो कि हमारे देश से लेके तो नहीं जा रहे, क्या चीज लेके जा रहे हो, क्या नहीं, डिक्लेयर करो। पर मोस्ट लाइकली वो कैनेडियन कस्टम या इमिग्रेशन ऑफिसर्स नहीं थे। तो सिक्योरिटी के बाद जैसे ही मैं इमिग्रेशन की तरफ गया तो वहाँ पे कस्टम्स भी लिखा था, एक ही साथ था वो। आप कोई भी देश एग्जिट करते हो तो उस देश की दोबारा इमिग्रेशन होती है। मैं कनाडा से जा रहा हूँ तो कनाडा देश की जनरली दोबारा मेरी इमिग्रेशन होनी चाहिए कि अच्छा आप इस देश से अब जाने लग रहे हो। कुछ देशों में चीज़ नहीं होती, जैसे कि यूके में नहीं होती, यूएस में भी सिक्योरिटी गेट से पहले वो आपका बोर्डिंग पास स्कैन कर लेते हैं। जैसे कोई बोर्डिंग पास स्कैन होता है तो इनको पता चल जाता है कि ठीक है देश से जाने लग रहे हो, और जाते टाइम वैसे भी क्या सवाल जवाब करना है। कनाडा में होती है नहीं होती, यहाँ भी शायद नहीं होती, क्योंकि पिछली बार भी मैं बाय रोड आया था न्यूयॉर्क से और जब मैं कनाडा से निकला था तो सीधा यूएस के ऑफिसर ने मुझसे डील किया था। तो मैं इमिग्रेशन पे आ गया और मुझे अब तक नहीं पता कि ये कौन ऑफिसर है, कैनेडियन है, अमेरिकन है। लेकिन उनने मेरे से सीधा पूछा कि आपको कुछ डिक्लेयर करना है, एक हिस्पैनिक से एक्सेंट में पूछा। मेरे ख्याल से टेक्सास साइड के थे शायद वो ऑफिसर, अमेरिकन लग रहे थे एक्सेंट से। मैं बोला नहीं डिक्लेयर तो नहीं करना। फिर वो बोले कि भी आपकी ट्रिप का पर्पस क्या है। मैं सोच रहा हूँ यार मैं तो कनाडा छोड़ रहा हूँ, इमिग्रेशन पे ये क्यों पूछ रहे ट्रिप का पर्पस क्या है, वो तो अगले देश वाले पूछेंगे। तब मुझे शक हुआ कि ये शायद अमेरिकन इमिग्रेशन और कस्टम्स यहीं पे हो जानी है। मैं बोला कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरा भाई रहता है वहाँ। बोले काम क्या करते हो, मैंने वो बताया। फिर बोले कि कितने दिन रहोगे सैन फ्रांसिस्को। मैं बोला इतने दिन रहूँगा, फिर मैं अपनी बहन के पास चला जाऊँगा न्यूयॉर्क। मतलब मेरी यूएस कंट्री से एग्जिट टिकट या कोई भी चीज़ उन्होंने मांगी नहीं, और यूएस से एग्जिट टिकट मेरे पास है भी नहीं, मैंने कराई नहीं रखी। मुझे पता नहीं कब जाना। अगर मुझे पता होता कि भी इमिग्रेशन यहीं पे हो जाएगी, वो मांग भी सकते तो क्या पता मैं एक फुली रिफंडेबल टिकट करा भी लेता। पर मैंने जवाब दिया कि भी वहाँ से मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा। उसके आगे उन्होंने पूछा ही नहीं कि भी देश कब छोड़ोगे, और सीधा उसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट लौटा दिया बिना स्टैंप करे। जी हाँ, स्टैंप भी नहीं करा, और मोस्ट लाइकली अपनी होगी है यूएस की इमिग्रेशन और कस्टम्स भी यहीं पे। मतलब वहाँ पे अपने को सीधा लैंड होना है और एक तरह से एक डोमेस्टिक फ़्लाइट जैसे अपनी फ़्लाइट को ट्रीट करा जाएगा। आगे टाइम नहीं लगेगा। गेट तो अपना यही है, ये देखो यूनाइटेड 3414 2:20 की फ़्लाइट है, 1:35 हो गया, कर दी अनाउंसमेंट अपनी है। ये ले लिया अपने एक, थैंक यू। फाइनल कॉल भी होगी, घुसते हैं। सारे चले गए, थोड़े से ही लोग थे, मेरे ख्याल से 2 मिनट में ही बोर्डिंग होगी। मैं पानी लेने गया, इतने में खाली। अरे ये फ्लाइट में चढ़ाएंगे या फैक्ट्री में काम करवाएंगे? ये किस तरह की एंट्री है, बड़ी अजीब सी एंट्रेंस है फ्लाइट की, कोई भी नहीं है। और अरे आ रहा हूँ, इतने तुम बेल्ट पहनना सिखा दो। छोटी फ्लाइट है भाई, बिल्कुल ऐसे मानो डोमेस्टिक फ्लाइट हो। छोटा प्लेन है, बड़ा प्लेन नहीं है। इस तरफ 2 सीट्स है, उस तरफ भी 2 है। चलो भाई।
जल्दी हो गया यार लैंड, 4:15 पे होना था, 3:50 पे ही कर दिया लैंड। सीधा बोर्डिंग गेट्स पे अराइवल हो गया, मतलब जिधर बाकी लोगों की फ़्लाइट की बोर्डिंग होनी है, डिपार्चर गेट्स है, वहीं पे अराइवल हुआ है अपना। मैं भी अभी सोचने लग रहा था ऐसे कि भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो मैं आया ही नहीं ऐसे यूएस में किसी एयरपोर्ट पे, या मैंने कोई ट्रांजिट करा ही नहीं यूएस में किसी स्टेट से। कब आया था मैं लास्ट टाइम, जबकि मैं यूएस 7 बार आ चुका हूँ शायद, 6, 7, 8 एग्जैक्ट याद नहीं है। भाई ये शटल जाएगी, पहले शटल में घुसते हैं मेन टर्मिनल पे ले जाने के लिए जिधर से बैगेज लेना है। It was at this moment that he knew he fucked up. अरे भाई मेरे से पागल कोई कैसे ही होगा इस दुनिया में। मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं क्यों आया हूँ इसमें, बैग क्यों लेने आया हूँ मैं, मेरा बैग तो आगे मिलेगा। फंस गए भाई, फंस गए यार। अच्छा पागल हूँ मैं अभी बताता हूँ भाई। जिस शटल से आया था उसी से वापस जाने लग रहा हूँ। मेरे को बैग लेना ही नहीं था, मेरे को तो बैग आगे मिलेगा सीधा। पता नहीं क्यों आ गया मैं इसमें चढ़ के बैग लेने के लिए, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा अभी। सक्सेसफुली 15-20 मिनट अपनी ख़राब करने के बाद वापस लौटा है। क्या पागल इंसान हूँ यार मैं अभी। बैग लेने के लिए दूसरे गेट पे चला गया। दरअसल ये जो गेट है ना जिधर हमारी फ़्लाइट अराइव हुई थी, ये डी गेट है। इधर अराइवल्स और डिपार्चर्स है डी गेट, और जो मेरी अगली फ़्लाइट है यहाँ से वॉशिंगटन से सैन फ्रांसिस्को की, वो भी डी गेट पे ही है। और बड़ा एयरपोर्ट है भाई ये वॉशिंगटन का। तो ये जो शटल थी ना, ये थी ABC गेट्स के लिए, यानी कि जो मेन टर्मिनल है इस एयरपोर्ट का। बैगेज बेल्ट भी उधर है, बैग्स उधर ही आने थे। लेकिन मैंने मेरा बैग चेक इन कराया तो है, लेकिन वो बैग तो मुझे सीधा सैन फ्रांसिस्को में मिलेगा, इधर थोड़ी मिलना था। मैं उसमें बैठ के चला गया मेन टर्मिनल पे ABC गेट्स पे, और जैसे उस पर चढ़ा और वो शटल चल पड़ी, तब मेरे याद आया अरे मैं क्या करने लग रहा हूँ, पागल हूँ मैं तो। फिर वो कुदरती वही शटल वापस आनी थी, उसी में बैठ के दोबारा आ गया मैं डी गेट पे। तो इसलिए जस्ट मैं भी याद करने लगा कि मैंने लास्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट कब ली थी अमेरिका में, तो मैं याद ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं आया तो हूँ कई बारी, लेकिन हर बारी सीधा तो न्यूयॉर्क आया और न्यूयॉर्क से ही फ्लाई आउट कर गया। एक बारी मैं वॉशिंगटन भी आया हूँ, वॉशिंगटन एयरपोर्ट आया था मैं, कोस्टा रिका से सैन होजे से फ़्लाइट लेके आया था 2023 में, इसी एयरपोर्ट पे आया था। लेकिन यहाँ से मैं बाय रोड फिर गया न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से फ़्लाइट लेके मैं चला गया दिल्ली, अमेरिकन एयरलाइन से गया था, फिर दिल्ली में गया। मतलब मैंने लोकली डोमेस्टिकली फ़्लाइट्स नहीं ली है, लेकिन पता है कब ली थी लास्ट टाइम, 2016 में जनवरी में। तो यानी कि 10.5 साल पहले मैंने मेरी लास्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट ली थी यूएस के अंदर। और थोड़ा सा इधर का एयरपोर्ट्स का सिस्टम अलग है, इसीलिए मैं कंफ्यूज होने लग रहा हूँ। गेट D1 अपना आने ही नहीं लग रहा, और जो फ़्लाइट है अपनी बहुत देर बाद, अभी तो 4 घंटे है। ये है गेट D1 अपना। अभी से बैठ के यहाँ पे क्या करेंगे, कहीं और चलते हैं, अभी बहुत देर अभी तो। लो भाई एयरपोर्ट पे चल के अपन पहुंच गए, इधर चल के कुछ खा लेंगे थोड़ी देर। लग तो सही रहा है यार, ये लॉन्च अच्छा खुला बड़ा है, खाने की भी कई चीज़ें। लॉन्च से निकल गए बाहर, मेरी फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है गेट D1 से, और मैं फिलहाल गाँव मैं टर्मिनल B पे हूँ। इधर मैं दोबारा कैसे आ गया, तो मेरा जो लेओवर था ना काफ़ी लंबा था, 4 घंटे का लेओवर था, और उस टर्मिनल पे जिधर D गेट्स थे सारे, उधर कोई भी लॉन्च वगैरह नहीं था। मतलब रेस्टोरेंट्स थे, पर मेरे पास प्रायोरिटी पास था, मैं लॉन्च एक्सेस कर सकता था फ्री में। तो मैंने सोचा इतनी देर यहाँ बैठ के क्या करूँगा। उधर से फिर मैं दोबारा शटल पकड़ के गया मेन टर्मिनल पे, और मेन टर्मिनल से इनकी लोकल ट्रेन है, वो लोकल ट्रेन मेरे को ले गया इधर B टर्मिनल पे, क्योंकि B टर्मिनल पे टर्किश एयरलाइंस का लॉन्च था जिसके रिव्यूज़ ठीक दिखा रहा था। तो मैंने सोचा इधर आ जाते हैं। अब अपने को जाके लेनी है ये ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, जो अपने को ले चलेगी अब मेन टर्मिनल पे। मेन टर्मिनल से फिर शटल लेके अपन पहुँचेंगे D पे। वो आ गया सामने ट्रेन टू ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, उसमें जाना है अपने को लेफ्ट में। इधर लेट ना हो जाए यार बस, क्योंकि बोर्डिंग शुरू हो गई है अब, और बोर्डिंग बंद हो जाएगी फ़्लाइट की अगली 20-25 मिनट में। यही ट्रेन जाने लग रही थी भाई D टर्मिनल पे भी, आँखों के आगे से निकल गई। पर एक है, एक और आ गई इतनी देर में। ये किधर जाएगी, ये शायद सिर्फ आई है, जाएगी नहीं, पोजीशन क्लोज्ड लिखा हुआ है, और खाली भी है तो नहीं, एक आधे लोग अंदर। अरे भाई ये फालतू में रिस्क ले लिया मैंने। 8 बजे की फ़्लाइट है, 7:27 हो गए, और अभी तो मैं गेट पे भी नहीं पहुंचा। अभी मेरे को ट्रेन लेनी है, फिर एक शटल लेनी है, फिर गेट पे भागना है। ये तो छुट्टे ही यार इस हिसाब से। और ऐसा भी नहीं है कि भाग के पहुंच जाऊँ, ट्रेन की वेट करनी पड़ेगी, फिर आगे शटल की वेट करनी पड़ेगी। फंस गए यार, आ जा प्लीज़, आ जा यार जल्दी। भागते हैं भाई, सीधा शटल के लिए, खुद जा जल्दी। भागो रे, गेट D। भगवान प्लीज़ बस शटल खड़ी मिल जाए। अरे नहीं है भाई शटल अभी तो, या है जस्ट आई है, बच गए। अभी तो मिल गई अपने को
पर जिधर ही रुकेगी शटल वो D1 गेट से दूर है। लिखा आने लग रहा है कि योर ग्रुप इज़ बोर्डिंग नाउ। ग्रुप मेंबर तो दूसरे टर्मिनल पे बैठा है। फ़्लाइट उड़ जाएगी 27 मिनट के अंदर। बेहतर चीज़ ये है कि एटलीस्ट फ़्लाइट डोमेस्टिक है अपनी। अगर इंटरनेशनल होती तो अभी तक गेट बंद कर भी चुके होते। वो 26 मिनट रहेगी फ़्लाइट उड़ने में। डोमेस्टिक है शायद तो अगली 5-10 मिनट तक शायद खुला हो गेट। पर ये शटल ही लगा देगी यार इतनी देर तो वहाँ पहुँचने में। आगे भी भागना है गेट के लिए। गेट ही नहीं बंद कर रहे। चल इन रही शटल, जब तक लोग नहीं आएंगे पूरे चलाएंगे ही नहीं। फंस गए भाई, फंस गए। अब चलाइए। इतनी लेट भाई, इतनी लेट चलाई। जब दूसरी शटल आगे लगी ना तब जाके चलाएगी भी। अब तो लोग अगली में चढ़ जाएंगे। 9 मिनट में मेरे ख्याल से गेट बंद हो जाएगा। 8 या 9 मिनट में। फ़्लाइट उड़ने में 23 मिनट रह रही है। मर गए भाई। 8 मिनट तो यहाँ से वहाँ पहुँचने में ही लगा देगी। कितनी तेज़ भाग लूँ वहाँ। अगली फ़्लाइट आज की जो दिखा रहा है वो 50-60 हज़ार की है। बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा यार। मेरे को कन्फ्यूजन होगी 20 मिनट की। मुझे लगा 8:20 की है फ़्लाइट, वो 8 बजे की थी एग्जैक्ट। 20 मिनट के चक्कर में नुकसान हो जाएगा। लो भाई हो ही गया नुकसान। आगे फ़्लाइट जा रही थी ना तो शटल ही रोक दी। अरे भाई सारी फ़्लाइटों को अभी रास्ता रोकना था गया हमारा। कमाल होगी मित्र। ऐसी स्प्रिंट मारूंगा अभी यूसेन बोल्ट ने भी नहीं मारी होगी ओलंपिक में। विंस D1 लेफ्ट। ओके That's right. I was on a different terminal. The shuttle took a while. Thank you so much. सबसे आखिरी गेट था ये। मर गया। बोले आपका नाम अनाउंस कर रहे थे। बच गया। 7:45 पे बंद होनी थी बोर्डिंग और एग्जैक्ट 7:45 में मैं फ़्लाइट के अंदर था। यूँ मान लो 1 मिनट भी लेट होता तो नहीं होनी थी ये फ़्लाइट। ये जो लास्ट में स्प्रिंट मारी है ना भाई इतनी तेज़ हो रही। ये गेट भी आखिरी में था। D1 था, पहला नंबर गेट था बिल्कुल आखिरी में भाई। आने ही नहीं लग रहा था। अब मैं भागे जा रहा हूँ। सारे गेट देख लिए D टर्मिनल के, 1 नहीं आ रहा। सबसे आखिर में आगे ये था। थोड़ा सा भी और दूर होता ना भाई मैं भाग ही नहीं पाता। और पूरी जान लगा दी थी। पूरा D टर्मिनल स्प्रिंट मार के पार करे भाई। पहुंच गए किसी तरह से, बस बच गए। अब पसीना आने लग गया भाई। फिर जो पिछली फ़्लाइट थी उसमें मुझे ठंड भी लग रही थी। इसमें तो पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है। पर बहुत लंबी फ़्लाइट है भाई। ये US इतना बड़ा देश है, टाइम जोन बिल्कुल ही बदल जाते हैं। यहाँ से US के अंदर ही अंदर जा रहा हूँ मैं। 6 घंटे की फ़्लाइट है। मतलब ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की तरफ जाने लग रहा हूँ। 6 घंटे मानोगे। इतनी देर में मैं यहाँ से लंदन पहुँच सकता हूँ फ़्लाइट लेके। दूसरे देश में भी नहीं, दूसरे कॉन्टिनेंट में। लेकिन ये विद इन US वेस्ट कोस्ट जा रहे हैं, पूरा US पार करके। 6 घंटे लगेंगे भाई। सवा 5 घंटे कुछ लगाए फ़्लाइट ने और बहुत थकावट हो रखी थी यार। कितने टाइम जोन्स बदल लिए मैंने पिछले कितने दिनों में। हर रोज़ नया देश, नया कॉन्टिनेंट, नया टाइम जोन। बॉडी रेस्ट नहीं कर पाती, सो ही नहीं पाती। पूरा दिन नींद आती है और जब सोता हूँ तो 2 घंटे में खुल जाती है। और फ्लाइट्स में जनरली मुझे आती नहीं है नींद, पैर फिट नहीं आते क्योंकि। तो बड़ी ही गंदी सी नींद ली, बार बार खुल रही थी। घर जाके सोऊंगा अब अच्छे से। बैग लेते हैं पहले तो, बैगेज बेल्ट पे 5 नंबर पे आएगा शायद। लास्ट टाइम मैं इस एयरपोर्ट पे बहुत पहले आया था यार, 3 साल हो गए। अब भाई के पास आया था जब पिछली बार, 3 साल बाद आ रहा हूँ। यार लोग भागते क्यों हैं? यूँ नहीं कि टाइम से अपनी चीज़ें कर ले। अब देखो ये इंसान भागते हुए जाने लग रहे हैं। पहले ही टाइम से अपना काम कर लेते तो भागने की जरूरत ही ना पड़ती। पता नहीं क्यों नहीं लोग टाइम से अपनी चीज़ें करते यार। बैगेज बेल्ट किधर है? 5 नंबर बोल रहे थे यार वो। अच्छा ये रहा बैगेज क्लेम, एग्जिट ओनली, नो री एंट्री। एक तो इन्होंने ना सीधा बोर्डिंग गेट्स पे, अमेरिका वाले भी यहीं पे अराइवल हो जाता है। ये अपनी बेल्ट, ये तो नहीं मेरा, ये क्यों लग रहा है? आजा मिस्टर, नाम दिखा तेरा। नाम हो गया। यस राइट है, द मैन, द लेजेंड, पेनीवाल।
परमवीर चाल मित्र। बैग ले लिया दोस्तों और फ्री हो गए, बाहर आ गया मैं। बहुत हवा चलती है यार यहाँ पे, ठंड लग रही है यहाँ पे, तो बाहर आ गया। अभी भाई आने लग रहा है मेरे को लेने, पहुँच गया वो टर्मिनल पे, बस आ रहा है गाड़ी लेके। और अगले कुछ दिन मैं सैन फ्रांसिस्को में बिताने वाला हूँ भाई के घर फ्रेमोंट में, बच्चों और भाई के साथ। और मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ अगली वीडियो में, जो कि मैं मोस्ट लाइकली यहीं पे करूँगा रिकॉर्ड सैन फ्रांसिस्को में, क्योंकि अभी से 2 दिन बाद मैं जाने वाला हूँ योसेमिटी नेशनल पार्क में हाफ डोम की हाइक पे, जो कि काफ़ी स्टीप वो करने वाला हूँ मैं भाई के साथ। तो उस दिन मैं मोस्ट लाइकली वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ और आप लोगों से मैं अगली उस वीडियो में मिलूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सफ़र पसंद आया होगा। अपन मॉन्ट्रियल गए पेरिस से, मॉन्ट्रियल में एक रिलैक्स्ड दिन बिताया और फिर फ्लाइट लेके अपन पहुँचे फाइनली इधर सैन फ्रांसिस्को। आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय एंड टेक केयर। चल जाना है, हैंडीकैप हो गया मैं, पर अरे यार मैं गलत जा रहा हूँ, पर अब अपने पास साइकिल है, वन में था ये शायद। चलो ब्रदर, और क्या सिस्टम है, वो छोटी है गुड्डी अटके मेरे और ठुकेगी, रुक जा।